ओके, तो अब वो पोर्शन आ गया है रैंक मैट्रिक्स का जिसके लिए आईआईटी के बच्चों को ये करवाया जाता है, जबकि सिलेबस में ना होने के बावजूद। एक्चुअल में साइमल्टेनियस इक्वेशंस पर प्रॉब्लम आप पिछले 10 साल में देखिए तो कम से कम 3 से 4 बार आई होगी, लेकिन या तो आप इसको मैट्रिक्स मेथड से करते हैं या डिटरमिनेंट मेथड से, वहाँ पर लग जाता है टाइम। तो उसकी बजाय आप इसको रैंक मेथड से कर सकते हैं। रैंक मेथड से क्या है, जो पीछे बताए गए मेथड हैं उनका बस यूज़ करके हम टाइम भी बचा सकते हैं और उस लेंथी प्रॉब्लम को शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। तो चार्ट वही है बेटा जो आपने मैट्रिक्स मेथड में पढ़ा। अगर आपने नहीं किया है तो वो मेरी वीडियोस देखिए जा करके, उसमें आपको मैट्रिक्स मेथड के थ्रू साइमल्टेनियस इक्वेशंस का आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। साइमल्टेनियस इक्वेशंस AX इक्वल टू बी फॉर्म यानी मैट्रिक्स फॉर्म, बी अगर जीरो है यानी कि अगर D1 D2 D3 आपके ज़ीरो हैं तो उस केस में ये होमोजीनियस इक्वेशन होती है, अदरवाइज ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है। होमोजीनियस इक्वेशन है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आते हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशंस यानी जीरो सॉल्यूशंस है, यूनिक सॉल्यूशंस है, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो नॉन जीरो सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। होमोजीनियस इक्वेशंस में अगर हम चलते हैं तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मिलता है। कंसिस्टेंट में दो केस बनते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जबकि इनकंसिस्टेंट के लिए नो सॉल्यूशन होता है। होमोजीनियस इक्वेशंस में नो सॉल्यूशंस का कोई प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ तक आपने मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स मेथड भी आपने यहाँ तक का चार्ट देखा है, बाय डिटरमिनेंट मेथड भी आपने यहाँ तक का चार्ट देखा है और बाय रैंक मेथड भी यहाँ तक का चार्ट देखा है। इन तीनों को जो अलग करता है वो इनके रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आप अगर इनके रिजल्ट्स पे जाएंगे तो आपको रो ए मिलेगा, रो ए बी मिलेगा और एन मिलेगा। आइए इनको समझ लेते हैं ये क्या है। रो ए बी अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस है तो बी आपका नॉन जीरो होगा, और अगर एक भी एलिमेंट यहाँ पर नॉन जीरो है तो बी इसका मतलब नॉन जीरो में चला जाता है कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में। तो उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इस तरीके से लिख देते हैं, फिर डैश डैश करके आप D1 D2 D3 लिख सकते हैं। ये मैट्रिक्स को बोला जाता है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अगर इसी का आप सिर्फ XYZ के कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स लेंगे तो उसे बोला जाता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आप पहले भी बना चुके हैं ए के रूप में। ठीक है, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अब आपका क्वेश्चन होगा सर एन क्या है? तो n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। n क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। जैसे यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 3 हैं, तो इनके लिए हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यानी n की वैल्यू के लिए कुछ सॉल्व नहीं करना होता है। आप देखते ही बता सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, वही उसकी n की नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ जाती है तो होमोजीनियस इक्वेशंस में वो यूनिक सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर रैंक जो है वो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स से लेस देन हो जाती है तो फिर वो हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस में जाता है। अगर इसी तरीके से नॉन होमोजीनियस में जाएं तो यहाँ पर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स डिफरेंट होती है। लेकिन आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर सेम आ जाते हैं तो वो यूनिक सॉल्यूशन में जाता है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स तो सेम हो, उसकी रैंक तो सेम हो, उसकी रैंक की बात कर रहे हैं। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक अगर सेम है लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से अगर लेस देन है, यानी कि मान लीजिए नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पर 3 है, लेकिन अगर हमारे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स उसकी वैल्यू अगर 3 से कम आती है तो वो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन में चला जाता है। लेकिन अगर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक अगर डिफरेंट आती है तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये दोनों डिफरेंट आते हैं तो फिर ये नो सॉल्यूशन में चला जाता है, यानी इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो आइए चलते हैं और ये जो हमने नेचर ऑफ सॉल्यूशंस को देखा है इसी पर बेस एक प्रॉब्लम करते हैं और उससे जानते हैं कि किस तरीके से हम नेचर ऑफ सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो आइए अब इसको इस प्रॉब्लम से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ के लिए ही फाइनली हम लोग ने इतनी मेहनत करी है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखा है, खासकर IIT एडवांस वाले बच्चों के लिए। ठीक है, ये जो वीडियो है उनके लिए भी बेनिफिशियल है जो बीटेक फर्स्ट ईयर में थे, यानी फर्स्ट सेम जो देख रहे थे M1 के लिए, क्योंकि उनका पहला यूनिट रैंक का ही है तो वहाँ से ये उनके लिए भी बेनिफिशियल आप होगा। ठीक है, तो पहला मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ कैसे करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, investigate for what values of lambda and mu for following simultaneous equations has no solution, unique solution and infinite solution.
तो आइए, इन्वेस्टिगेशन का मतलब है हमें यहाँ पर नेचर ऑफ सॉल्यूशंस रिप्रेजेंट करना है, देखना है, ठीक है ना। तो टाइम ना खोटी करते हुए सीधे चलते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस की तरफ। हम यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। ये है आपकी 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा एंड यहाँ पर आप डेडेडस फॉर्म करेंगे 6 10 म्यू। एक्चुअल में ये क्या हुआ आपका, ये नॉन होमोजीनियस में चला गया ना, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 वाला केस है। अब आपका सीधा काम क्या करना है, आपको एक काम करना है कि यहाँ पर इसको कैसे आप रैंक कैसे निकाल देते हैं मैट्रिक्स मेथड से, इक्लाइन फॉर्म से। देखिए मैंने इसीलिए आपको 3 into 4 वाली मैट्रिक्स सॉल्व करवाई थी। अब यहाँ पर क्या करना है, पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, मेन डायगोनल एलिमेंट आपके यहाँ पर ये सारे के सारे 0 होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम पहला रो लेंगे। इसमें भी हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो बच गया, वहाँ की मेहनत बच गई। यहाँ पर क्या करना है, R2 में ऑपरेशन करना है, R2 माइनस R1 करके, और R3 में ऑपरेशन करना है, R3 माइनस R1 करके। चलिए करते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 1 1 6 1 R1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लैम्डा माइनस 1 आ जाएगा और म्यू माइनस 6 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ तक की कंडीशंस के बाद मेन डायगोनल में अभी भी हमारे पास ये बचा हुआ है जिसको 0 करना है, तो इसलिए एक बार फिर से चलेंगे 1 1 1 6। और अब जो ऑपरेशन करेंगे वो हम लोग करेंगे R3 में ऑपरेशन होगा, R3 माइनस R2 के केस में, क्योंकि तभी ये जाकर के 0 होगा। तो यानी कि हमें यहाँ पर R2 में कोई चेंज नहीं करना है, 2 लिख दिया, 4 लिख दिया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा और ये म्यू माइनस 10 हो जाएगा, ओके। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन उसने क्या बोली है, नो सोल्यूशन की। तो नो सोल्यूशन हमारे पास क्या था, याद है, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ओके। तो इस वाले केस को हम कैसे लेंगे, ये देखिए, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के लिए हमारे पास इतना पार्ट है, और अगर पूरा देखोगे तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, पूरा देखोगे तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, और छोटा सा देखोगे तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप ध्यान देना जरा, वो कहता है कि दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 लेंगे तो यहाँ पर दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगे, रैंक आ जाएगी दोनों की 3। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे म्यू डज नॉट इक्वल टू 3 और लैम्डा इक्वल टू 3। अब ध्यान से देख लीजिए आप, अगर हम लैम्डा इक्वल टू 3 लेते हैं तो ये हमारे पास रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या आ जाती है, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। उस केस में अगर इसको आप इक्वल टू 3 लोगे तो ये रैंक 2 आ जाएगी, और अगर आप म्यू नॉट इक्वल टू 10 लोगे तो रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 3 हो गई और रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2 हो गई। दोनों सेम है क्या, नहीं। तो वो किस कंडीशन में हुआ, इस वाली कंडीशन में, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 3 करने पर और म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 10 करने पर, तब आपके पास यहाँ पर रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स नॉट इज इक्वल टू रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास किसका केस कह रहा है, नो सोल्यूशन का, ओके। अब सेकंड चलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का केस कैसे बनेगा, यूनिक सोल्यूशन का केस है कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ वेरिएबल, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर कितने हैं, 3, यानी कि आपको ये दोनों भी 3 ही चाहिए। तो 3 कैसे आएगा, 3 तब आएगा जब आप लैम्डा माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे। अब आप कहेंगे सर इसको भी नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे, तो बेटा इसको करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए म्यू अगर हम 10 रख भी दें और लैम्डा 3 ना रखें तो पूरे की रैंक भी 3 आएगी और इसकी रैंक भी 3 आएगी। तो लैम्डा पे डिपेंड, म्यू पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए आप ये रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए नॉट डिपेंड ऑन म्यू पे कोई डिपेंड नहीं करेगा। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 ये कंडीशन आएगी। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू बिलोंग्स टू आर, ठीक। तो थर्ड केस जो आता है वो फाइनल थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन में क्या है बेटा, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज लेस देन फ्रॉम 3, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है और 3 से लेस देन होना चाहिए। तो लेस देन कब होगा, तब होगा जब ये दोनों हमारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी लैम्डा इक्वल टू 3 भी कर दीजिए और आपको म्यू इक्वल टू 10 भी कर दीजिए। जब आप दोनों इक्वल कर देंगे तो ये 0 यानी कि रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2 हो जाएगी, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स 2 हो जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से ये लेस देन रहेंगे। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो याद रखिएगा हमेशा कि अगर यूनिक सोल्यूशन करना है तो इस वाले को नॉट इक्वल टू 0 रखिए, इस पर डिपेंडेंसी नहीं होती है। और अगर आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन रखना है तो इसको हमेशा 0 रखेंगे। और अगर आपको नो सोल्यूशन रखना है तो उस केस में हमेशा याद रखें, नो सोल्यूशन वाले आपको बता दें अभी रिसेंटली IIT एडवांस के अंदर प्रॉब्लम्स आई हैं, आप देखिए जाके 2017-16 की बात है, ठीक है। और अगर नो सोल्यूशन में हमारे पास आता है तो हमें फ़र्क इस पर ये 0 हो जाना चाहिए और ये हमारे पास, क्योंकि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये 0 हो जाना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। और ये नॉट इक्वल टू 0 तो हमारे पास लैम्डा इक्वल टू 3 और म्यू नॉट इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके
रैंक ऑफ मैट्रिक्स जितना आईआईटी के लिए ज़रूरत है उतना हमने दे दिया, और इसको आप अपने भाई लोगों को भी शेयर करिए जो बीटेक कर रहे हैं, जिनका फर्स्ट ईयर होगा उनके लिए भी, क्योंकि उनके फर्स्ट यूनिट में भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, सब कुछ यही सब आएगा। ठीक है, तो मेरा प्रयास था, एक छोटा प्रयास कि कुछ चीज़ें जो या तो अनदेखी कर दी जाती हैं या फिर उनको नहीं बताया जाता है, अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आप मैट्रिक मेथड या उनके थ्रू उससे आपको इसमें जल्दी कैलकुलेशन होती है, और इसके थ्रू देखिए 3 ही स्टेप में आपका काम हो गया। ठीक, नहीं तो वहाँ पर जॉइंट मैट्रिक्स इनटू बी और ये सब बहुत चीज़ें बनानी पड़ती हैं, जबकि डिटरमिनेंट वाले मेथड में क्या है, क्रैमर्स रूल में 4-4 5-5 डिटरमिनेंट निकालने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो फिलहाल ये इस वीडियो में यहीं तक का, नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे मैट्रिक्स के कुछ और नए केसेस के लिए। ओके, तब तक मिलते हैं, धन्यवाद।